18 सितंबर 2012 उस दिन नवरूना के स्कूल का लास्ट एग्जाम था और जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आसपास रहने वाली सारी औरतें तेज मनाने के लिए हाथों में मेहंदी लगा रही थी। और उन सारी औरतों को देख के नवरूना का भी मन करा कि मैं भी अपने हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी लगा के वो घर गई और वैसे तो नॉर्मली वो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती थी, लेकिन क्योंकि उस दिन उसने अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी तो वो अकेले अपने कमरे में जाकर सो गई ताकि कहीं सोते वक्त ये मेहंदी गलती से उसके मम्मी पापा के ऊपर न लग जाए या कपड़े पर न लग जाए उनके। इसीलिए नवरूना ने ये डिसाइड करा कि वो दूसरे कमरे में जाकर सोएगी और उसके मम्मी पापा इस चीज के लिए मान गए। अगले दिन जब सुबह 4 बजे नवरूना के पिताजी उठे तो उन्हें कुछ बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसा नोटिस करा जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई थी। तो वो तेजी से भागकर नवरूना के कमरे में गए और उनका शक सही निकला, नवरूना अपने कमरे में नहीं थी। तो आखिर नवरूना गई कहां? सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड नवरूना चक्रवर्ती। अतुल्य चक्रवर्ती और माइतेरी चक्रवर्ती वैसे तो कोलकाता के थे, लेकिन वो अपने छोटे से परिवार के साथ मुजफ्फरपुर बिहार के एक पॉश एरिया जवाहरलाल रोड पर अपनी पुश्तैनी हवेली में रहते थे। अतुल्य एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे और माइतेरी घर संभालती थी। उनकी 2 बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम था नवरूपा जो दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और उनकी छोटी बेटी थी नवरूना जो 12 साल की थी। नवरूना मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और अपने पेरेंट्स की आंखों में वो एक बहुत ही प्यारी और सीधी सादी बच्ची थी। नवरूना एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी और उसे बचपन से ही नेचर बहुत ज्यादा पसंद था। वो छोटी उम्र से ही बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड लड़की थी और उसकी ज्यादा फालतू की कोई रिक्वेस्ट भी नहीं होती थी अपने पेरेंट्स से। वो बस पढ़ाई करती, अपने दोस्तों के साथ खेलती, साइकिल चलाती, कभी बुक्स पढ़ लेती, टिपिकल बच्चों वाली चीजें करती थी वो। 7th स्टैंडर्ड में थी वो और उसके हाफ ईयरली चले थे, सितंबर का महीना था। तो नवरूना बहुत ज्यादा जी जान लगा के अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रही थी। एज आई टोल्ड यू गाइस शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो 18 सितंबर 2012 के दिन जब नवरूना स्कूल से अपने एग्जाम देके घर लौटी तो उसने चीज देखी कि उसके एरिया की सारी औरतें तेज की तैयारी कर रही थी और उन सभी के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी देखकर नवरूना का मन भी करा कि मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो उसने अपने पड़ोस की आंटी से बोला कि प्लीज मेरे भी लगा दो मेहंदी, और उन्होंने उसके हाथ पे मेहंदी लगा दी। तो मेहंदी लगा के वो घर गई और नवरूना सिर्फ 12 साल की थी। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि उनका फैमिली का जो मैंने कहा था ना कि पुश्तैनी जो जमीन थी वैसा वाला घर कैसा था, उनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े घर देखे, इतनी बड़ी बड़ी हवेली देख के डर जाते क्योंकि भूत प्रेत की कहानियां। तो नवरूना क्या करती थी कि वो हमेशा रात में अपने मम्मी पापा के साथ होती थी, लेकिन उस रात उसने पहली बार जिंदगी में मेहंदी लगाई थी। तो वो चाहती थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज वेरी एक्साइटेड। तो वो ये चाहती थी कि सोते वक्त कहीं ये मेहंदी खराब ना हो जाए, कहीं मम्मी के ऊपर न लग जाए, पापा के ऊपर न लग जाए, इसीलिए मैं अपने कमरे में अकेले जाके सो जाती हूँ। तो रात में खाना खुना खाने के बाद, बातचीत करने के बाद करीब 12 बजे नवरूना अपने कमरे में चले गई सोने के लिए और उसके पेरेंट्स अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। लेकिन उसके पेरेंट्स बरामदे की लाइट हमेशा चालू रखते थे ताकि अगर कभी नवरूना रात में उठ जाए, जैसे वॉशरूम जाने के लिए, किसी और चीज के लिए, तो उसे डर ना लगे। लेकिन अगले दिन सुबह 4 बजे जब अतुल्य जी की आंखें खुली और वो वॉशरूम जा रहे थे तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि बरामदे की लाइट खुली भी नहीं थी, इट वाज ऑफ। उन्होंने पहले अपनी बीवी से पूछा कि क्या तुमने यहाँ पे की लाइट बंद करी, पर जब उन्होंने मना करा तो उन्हें अंदर से घबराहट होने लगी। और जैसे ही उनकी बीवी ने ये चीज बोली तो पहली चीज जो उनके दिमाग में आई थी वो ये थी कि मैं अपनी बेटी को चेक करने जाता हूँ। तो वो भाग के गए उसके कमरे में, तब मानो उनकी दुनिया उनके पैर से खिसक गई हो क्योंकि नवरूना अपने रूम में नहीं थी उस समय। तो वो हड़बड़ाहट में रूम में इधर उधर देख रहे थे और तब अतुल्य जी की नजर पड़ी विंडो पर। नवरूना के कमरे की जो विंडो थी उसमें विंडो में ग्रिल लगी हुई थी, लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और ये विंडो की ग्रिल में से 3 ग्रिल्स बाहर की साइड बेंड थी। ये जो खिड़की थी वो एक गली की ओर फेस हो रखी थी। इसका मतलब ये था कि किसी ने विंडो के ग्रिल को तोड़कर वहां से एंटर करा और नवरूना को किडनैप करके ले गया। फिर सेकंड चीज जो अतुल्य जी ने नोटिस करी वो ये थी कि नवरूना का बेड भी गीला हो रखा था। तो इसका मतलब ये था कि जब ये आदमी यहाँ आया होगा या जो भी यहाँ आया होगा तब उसे देखकर नवरूना डर गई होगी एंड शी वेट हर बेड, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है वो 12 साल की थी। तो इस चीज को देखकर वो डर गई होगी। पहले तो अतुल जी ने और माइथेरी जी ने अपने आस पड़ोस में अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी और पड़ोसी ने भी इस चीज में उनकी हेल्प करी, लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें नहीं मिली तो वो सीधा चले गए पुलिस में कंप्लेन लिखाने के लिए। और जब ये लोग पुलिस वालों पे गए तो वहां की पुलिस ने उनसे ये कहा कि आप घबराइए मत, आपकी बेटी अपनी मर्जी से ही किसी और के साथ भाग गई होगी। और ये सुनकर नवरूना के पेरेंट्स को इतना बड़ा शॉक लगा जितना प्रॉब्ली आप लोगों को लगा होगा ये सुनकर। दिस वाज अ 12-year-old किड और एक पुलिस वाले ने ये बोला उनके पेरेंट्स को कि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ भाग गई, डरो मत, वो भी वापस आ जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये कि पुलिस के दिमाग में ये थॉट भी आया, बट देन अगेन अगर कोई कंप्लेंट लिखाने जा रहा है तो फर्स्ट एक्शन शुड नॉट बी दिस दैट यू ब्लेम देयर पेरेंट्स। दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड दिस इज एक्चुअली डिसगस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। पर पुलिस लोग यहां पर नहीं रुके। फिर बाद में पुलिस ने नवरूना के पेरेंट्स को ही अक्यूज कर दिया कि उन्होंने अपनी बेटी की ऑनर किलिंग की है। पुलिस के थ्योरी के अकॉर्डिंग नवरूना को उसके पेरेंट्स ने ही मारा था। पुलिस एक्चुअली इस थ्योरी पर स्ट्रांगली बिलीव करती थी। उन्होंने अतुल्य जी का पूरा घर सर्च करा एक्सेप्ट उनकी बेटी का कमरा और उनके घर का वाटर टैंक भी चेक किया टू सी कि कहीं नवरूना को मारकर उसकी लाश को उन्होंने टैंक में तो नहीं फेंक दिया है। लेकिन जब पुलिस नवरूना के भाग जाने पर और अतुल्य जी के ऑनर किलिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उनकी छानबीन कर रहे थे, तब पूरे टाइम अतुल्य जी उनको ये कहते रहे कि वो मेरी बेटी को ले गए होंगे, तुम जाके लैंड माफिया को पकड़ो, वो मेरी बेटी को ले गए होंगे। लेकिन अतुल्य जी आखिर ऐसा क्यों बोल रहे थे? टू अंडरस्टैंड दिस थिंग यू हैव टू अगेन रिमेंबर कि अतुल्य जी का घर बहुत ही ज्यादा पॉश एरिया में था और उनका घर बहुत ज्यादा बड़ा था। तो
प्राइसलेस जो प्रॉपर्टी होती है, जो इतनी ज्यादा महंगी वाली प्रॉपर्टी होती है, इनके पीछे, अतुल्य जी की प्रॉपर्टी के पीछे कुछ लैंड माफिया के लोग पड़े हुए थे जो चाहते थे कि अतुल्य जी ये लैंड उन्हें बेच दें। लैंड माफिया मतलब एक ग्रुप जिसमें ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा पहुंच होती है, या फिर ये लोग कोई बड़े पोस्ट पर होते हैं और ये ग्रुप या तो इलीगल तरीकों से या डरा धमकाकर सब प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और इन टेक्निकल वर्ड्स, दे जस्ट बाय एवरीथिंग, एवरी लैंड पॉसिबल, स्पेशली वो जमीनें जिनकी कीमतें बहुत ही ज्यादा होती है। और आप लोगों ने लैंड माफिया के बारे में दिल्ली में भी सुना होगा। दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, इन 3 जगह में सबसे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बट या दे आर लाइक वेरी प्रेवलेंट देयर। एंड प्रोबब्ली जिस सिटी में तुम लोग भी रहते हो वहां पर भी इस लैंड माफिया का कोई ना कोई वर्जन चल रहा होगा, इवन इफ ये लोग वहां पे डरा धमका नहीं रहे। आई शुड नॉट से मोर अबाउट दिस थिंग, राइट? दे आर वाचिंग दिस वीडियो। तो ऐसे ही अतुल्य जी की प्रॉपर्टी भी इन लैंड माफिया की नजरों में आ गई थी और वो इस प्रॉपर्टी को पहले तो हड़पना चाह रहे थे, लेकिन फिर जब ये हड़पने में नहीं आ रहा था उनके, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। फिर भी अतुल्य जी नहीं माने इस चीज के लिए और अतुल्य जी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करा गया था इन लैंड माफिया से। वो बार बार उनसे मिलने आते, कभी रैंडमली उन्हें सड़कों पर मिल जाते या फिर डराते धमकाते। इसीलिए उनकी एक थ्योरी थी कि इसी लैंड माफिया वाले ने या फिर इन्हीं लैंड माफिया वाले लोगों ने उनकी बेटी को किडनैप करा है ताकि वो अतुल्य जी को डरा सके। और इसीलिए वो बार बार पुलिस वालों को बोलते रहे कि ये और किसी का काम नहीं है बल्कि लैंड माफिया वालों का काम है, तुम जाके उनकी छानबीन करो। लेकिन अतुल्य जी के बार बार ऐसा बोलने पर भी पुलिस वालों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। वो बस इसी पॉइंट पे अटके रहे कि इन्होंने अपनी बेटी की ऑनर किलिंग की है। अब क्या हो रहा था कि दिन बीत रहे थे और पुलिस इस ऑनर किलिंग वाली चीज पे अपना टाइम वेस्ट करी थी, तो नवरूना के पेरेंट इतने ज्यादा लाचारे से हो गए, बेचारे से हो गए कि उन्हें पुलिस को थ्रेटन करना पड़ा कि अगर तुम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करोगे तो हम लोग अपने आप को ही मार देंगे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि वो किस सिचुएशन में होंगे? पुलिस वालों को जिनका काम ही है जनता की सेवा करना, उनकी रखवाली करना, नवरूना के पेरेंट्स को उन्हें थ्रेटन करना पड़ा कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो वरना हम अपने आप को मार देंगे। नवरूना के पेरेंट्स दे वर वेरी कॉशियस। जिस रूम में नवरूना सोई थी वो रूम पूरे 30 दिनों तक उन्होंने अनटच रखा था, क्योंकि अतुल्य जी ने यह सोचा था कि पुलिस उस रूम की तलाशी लेगी, फॉरेंसिक टीम यहां आएगी और एविडेंस टेम्पर नहीं होने चाहिए यहां पे। लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस थिंग, अलेजिडली पुलिस उस कमरे की जांच करने के लिए आई ऑन 22 अक्टूबर, जो कि था क्राइम होने के ऑलमोस्ट 33 दिन बाद। और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची ऑलमोस्ट 45 दिन के बाद, जिसकी वजह से नवरूना की फैमिली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्हें यही आस थी कि उनकी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। अंटिल 26 नवंबर 2012, नवरूना के किडनैप होने के 74 दिन बाद उसके घर के पास के एक नाले में सफाई की जा रही थी, जिसका ऑर्डर दिया था वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड काउंसलर ने, और उसका नाम था राकेश सिन्हा, ऑल्सो नोन एज पप्पू। अलेजिडली राकेश इस चीज पे अड़ा हुआ था कि उससे वो नाला साफ चाहिए उस हफ्ते। एंड दिस केम आउट ऑफ नोवेयर। जैसे तुम्हें लग रहा है नाले की बात कहां से आ गई, दिस केम आउट ऑफ नोवेयर। उसके एम्प्लॉयज को भी ये चीज लग रही थी कि अचानक से नाला साफ करने का कहां पे आ गया सर पे, ये इस चीज के पीछे क्यों पड़े, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय पे। बट क्योंकि वो वार्ड काउंसलर था और लोगों के बीच में वार्ड काउंसलर को थोड़ा सा डर रहता है, तो उन्होंने चुपचाप उनका काम करा। और जब उन्होंने नाले की सफाई करी तब उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज मिली। सफाई के बाद क्लीनर्स को वहां एक स्केलेटन मिला, वहां हड्डियां मिली। अब क्योंकि स्केलेटन अतुल्य जी के घर के जस्ट बगल में ही मिला और नवरूना का केस भी रिसेंटली चल रहा था वहां पे, तो पुलिस को सबसे पहले यही लगा कि यह स्केलेटन नवरूना का ही है। एंड एज वी ऑल नो, स्केलेटन की आइडेंटिटी चेक करने के लिए अतुल्य जी या माई तेरी जी का डीएनए मिलना जरूरी था उस समय, बट बोथ ऑफ देम दे रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड देयर डीएनए। ऐसा इसीलिए किया उन्होंने क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि ये स्केलेटन उनकी बेटी का नहीं था और उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इस टाइम पे। तो अतुल्य जी ने ये बोला कि हम आपको डीएनए देंगे अपना, लेकिन सिर्फ तब जब सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व होगी। लेकिन ये केस बहुत ही ज्यादा लंबा चला। इस केस को अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे और 2 सालों में ये केस पुलिस से सीआईडी को ट्रांसफर हो गया था। एंड इन 2014 सीआईडी से अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया था, लेकिन सीबीआई ने केस पर काम करने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास ऑलरेडी दूसरे बहुत सारे केसेस हैं जिनको सॉल्व करने का प्रेशर उन पे ऊपर से आ रहा था। बट इवेंचुअली अतुल्य जी की पहचान में एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी नवरूना केस पर। और क्योंकि अब सीबीआई इन्वॉल्व थी तो अतुल्य जी भी और उनकी वाइफ भी तैयार हो गए थे अब पुलिस को या फिर सीबीआई को अपना डीएनए देने के लिए। पर जैसे ही ये डीएनए फॉरेंसिक वालों पे पहुंचा था, उन्होंने ये चीज साफ साफ बोल दी कि उस स्केलेटन का डीएनए और अतुल्य जी का डीएनए या फिर उनकी बीवी का डीएनए मैच हो रहा था, विच मेंट कि ये स्केलेटन नवरूना का ही था। अपने घर के इतने पास मिली थी उनकी बेटी, पर उस हालत में पुलिस वाले अगर थोड़ा जल्दी इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते तो अतुल्य जी का ये कहना था कि उन्हें उनकी बेटी जिंदा वापस मिल जाती, क्योंकि अब ये किडनैपिंग का केस नहीं था, ये एक मर्डर केस था जिसका इंटेंट साफ साफ लिख रहा था अतुल्य जी को। 2014 से लेकर 2020 तक सीबीआई इस केस से रिलेटेड कोई भी ठोस एविडेंस नहीं जुटा पाए। सीबीआई ने ऑलमोस्ट 66 विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए थे, नार्को टेस्ट कराए थे, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया था और ब्रेन मैपिंग भी कराई थी ऑन सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, पर यह केस सॉल्व हो ही नहीं पा रहा था। और ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने किसी को अरेस्ट नहीं किया था। अप्रैल 2018 में सीबीआई ने 6 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया था, जिनका नाम था विमल अग्रवाल, मोहम्मद शाह आलम, अभय गुप्ता, विक्रांत शुक्ला, बराजेश सिंह और राकेश कुमार सिन्हा AKA पप्पू। वही पप्पू जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड काउंसलर था, वही पप्पू जिसने वो ड्रेन क्लीन करवाने का ऑर्डर दिया था। मैंने ये चीज पहले मेंशन करी थी कि पप्पू को लेके लोगों के बीच में थोड़ा सा डर था। वो इसीलिए क्योंकि पप्पू के ऊपर पहले भी क्रिमिनल केसेस थे, जिनमें से एक केस जो हम लोग को पता है दैट इंक्लूडेड रॉबरी इन ट्रेन। ये सारे के सारे लोग बड़े पोस्ट पर थे और उनकी काफी पहचान भी थी।
कोई होटल का ओनर था तो कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर था। इन 6 लोगों को अरेस्ट करने के बाद भी पुलिस कुछ सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाई और 3 महीने बाद इन 6 के 6 लोगों को बेल मिल गई। नाउ एज गाइस कैन इमेजिन कि इतने सारे साल हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट बार बार सीबीआई को डेडलाइन देती रही टू शो देम द चार्जशीट, लेकिन हर बार सीबीआई इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट कर देती थी। ऑलमोस्ट 10 बार सीबीआई को एक्सटेंशन मिला, लेकिन इतने ज्यादा टाइम के बाद भी उन्हें कोई सबूत मिला ही नहीं। फिर थक हार कर सीबीआई ने पोस्टर्स लगा दिए लोगों से अपील करते हुए कि जिसके पास भी नवरूना का केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उन्हें वो हमारे पास ले आए और बदले में उन लोगों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। I don't know what was CBI thinking about this thing. Maybe they were very desperate क्योंकि इतने सालों बाद किसी को क्या याद रहेगा और किसी के पास क्या सबूत होंगे, और वैसा ही हुआ। उन्हें कोई लीड नहीं मिली थी तो फाइनली 2020 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी इस केस के बारे में और ये केस क्लोज हो गया। अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं तो तुम लोगों को ये पता होगा अभी कि पुलिस नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर भी इतने सारे सालों में एक भी एविडेंस नहीं मिला। इट वॉज अ बिट स्ट्रेंज। फॉर एग्जाम्पल, जिस केमिकल का यूज करके नवरूना के कमरे की जो ग्रिल्स थी, जो विंडोज की ग्रिल थी, वो तोड़ी गई थी, पुलिस को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। वो केमिकल कहां से बनता है, वो केमिकल आसपास कहां से पाया जाता है, उससे शायद कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकलती। और एविडेंस ना मिलना, एविडेंस टेम्पर हो जाना, एकदम से गायब हो जाना, स्टोरी चेंज हो जाना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया के केसेस में। जैसे तुमने देखा होगा आरुषि तलवार वाले केस में भी, या फिर अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियो देखी है मैडन मैकेन की तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस वाले केस में स्पेशली सख्त क्योंकि उनकी बेटी का बॉडी का जो ढांचा था, स्केलेटन था, वो उनके घर के बगल में ही मिला था। तो सोचो उनके पेरेंट्स को कैसा लगा होगा। नवरूना के किडनैपिंग के शुरुआती सालों में उसके पेरेंट्स को होप थी कि उनकी बेटी को जस्टिस मिलेगी। नवरूना के पेरेंट्स ने कई मिनिस्टर्स से दरख्वास्त करी, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, नवरूना के दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक पेज और ब्लॉग्स बनाए सेव नवरूना के नाम से, ताकि उनकी बेटी की कहानी लोगों तक पहुंच सके, कोई उन्हें कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे सके। उन्होंने कई प्रोटेस्ट भी किए। आखिर तक वो यही बिलीव करते रहे कि नवरूना आज भी जिंदा है और वो लौट आएगी, पर आज वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं। अतुल्य जी को बीपी और हार्ट प्रॉब्लम है और जितनी बची कुछ आश उनके अंदर थी अपनी बेटी को जस्टिस देने की, वो अब बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि आज करीब 12 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व है और कोई इस केस के बारे में बात ही नहीं करता है ना। जब भी कोई केस अनसॉल्व रह जाता है तो इट कम्स अप विद अ लॉट ऑफ थ्योरीज। और इस वाले केस में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी थ्योरीज आई, कभी पुलिस वाले को लेके, कभी आस पड़ोस वाले को लेके, कभी उनके पेरेंट्स को लेके कि सच में उन्होंने ही अपनी बेटी को मारा था। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? इस केस में एक्चुअल कल्प्रिट कौन है? डू लेट मी नो। बट सैडली इसी के साथ नवरूना का केस आज भी अनसॉल्व है। पर अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।